अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। फेस ऑफ में आप देख रहे हैं हमारे साथ तारड़ साहब भी हैं, जिन्हें आप देखते रहते हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। My और pleasure, 12 से Arjun. Thank you so much. और सबसे पहले मेरे लिए it's quite an honor कि I'm sitting with Colonel Durveer Singh. और साडी पंजाबी च मेरी निੱਘੀ जी सत श्री अकाल, मेरा प्यार, नमस्कार। और वेखण वाले सारे ਨੂੰ सलाम। He is such a beautiful personality, intellectual. My hat off to him. बिल्कुल। और हमारे साथ भारत से जी कर्नल दानवीर सिंह हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने भी ज्वाइन किया। और यकीनन लोग जो है बहुत एक्साइटेड होंगे आप दोनों को एक साथ देखकर। और हम बात आज करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके, एक तरह की वो जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं कर्नल दानवीर आपकी तरफ चलूंगी। एक बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद एक हंगामा मचा आपके यहाँ, बल्कि आपकी एक ट्वीट भी थी जो आपने एक ट्वीट की थी अपना ट्विटर के ऊपर, उसको लेकर, उस स्टेटमेंट को लेकर, और बड़ी सरकास्टिक वे में थी। तो क्या कहेंगे आपके, क्या आपने सोचा या क्या आप लोगों को लगा, इतना हंगामा क्यों है? देखिए, बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट एक जगह पे है और जो रिएक्शंस पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली जो रिएक्शंस इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, आई थिंक ये पूरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का खेल न्यूयॉर्क में खेला गया। क्या उससे रियल और रियल पॉलिटिक्स में फर्क पड़ेगा? क्या उससे पाकिस्तान की स्टैंडिंग इंप्रूव होगी? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी? क्या इंडिया की स्टैंडिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की कम होगी? इस पर सवाल है और इसका सीधा सा आंसर है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों तरफ, इंडिया के अंदर भी हमने देखा कि कैसे बीजेपी का एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुए, और यहाँ भी एक पॉइंट कन्वे करने की कोशिश करी गई विद इन द कंट्री। एंड साइमल्टेनियसली मैं देख रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर भी बिलावल भुट्टो को लॉन्च पैड से, मतलब ऐसा लगा कि ये लॉन्च पैड था और यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तो जो फोटोग्राफ डाली थी पीपल्स पार्टी के हैंडल ने, जिसमें बहुत बड़ा इज्तिमा इकट्ठा हुआ है और झंडे वंडे लहराए जा रहे हैं, और मतलब कि इट अपीयर्ड एज इफ इट इज अ विक्ट्री मार्च। नाउ मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ही आप लार्जर डिबेट को छोड़कर और आप रीजनल और सब रीजनल लेवल पर आ जाते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर मिसिंग ए पॉइंट बिग टाइम। तो ये मेरा पॉइंट है। और मैं यहाँ पर भी बात कर रहा हूं कि बीजेपी को इसका ना तो प्रोटेस्ट करना चाहिए था, ना इसके ऊपर कोई कॉग्निसेंस लेना चाहिए था, बिकॉज ये सारी चीजें जो भी बात करी हैं, चाहे वो जयशंकर जी ने करी हो, चाहे वो बिलावल साहब ने करी हो, दे आर हिस्टोरिकल थिंग्स, दे आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट। एंड नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग इन यूनाइटेड नेशंस इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मेरे ख्याल से वो कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं होता है। और जब वो कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि ये फोकस जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ है। और आरजू जी, मैंने कल आपको बताया था कि जहां तक हमारी पॉलिटिक्स का सवाल है, बीजेपी जो कि राइट विंग पार्टी है, जब बिलावल भुट्टो ऐसा शो करते हैं कि वो इंडियन मुस्लिम्स के हितैषी हैं, तो बीजेपी एंड बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो उसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि देखो हमारे जो मुसलमान हैं इनके हितैषी ये है। दैट मीन्स देयर इज ए कंसेंसस बिटवीन द टू पार्टीज। तो जो बेचारे मुसलमान इंडिया में रहते हैं उनकी सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है। ये प्यार मोहब्बत वाला काम नहीं है। अगर आपको इंडियन मुसलमानों से इतना प्यार था तो आप मुहाजिरों को इज्जत दें, मुहाजिरों को रिस्पेक्ट दे दें, उनको बराबर, उनको आज भी आप मुहाजिर कह रहे हैं। और जो हमारे जो पंजाबी भाई पंजाब से इधर आए हैं उनको तो हम रेफ्यूजी नहीं बोलते, वो चेंज हो गया। सो जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो लोकल गली मोहल्ले और सूबे की जो पॉलिटिक्स है, ये आप न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका बल्कि नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। और क्या कहेंगे ताड़ साहब, आपको लग रहा है कि वाकई बिलावल भुट्टो ने गलत तरीके से बात की और इसका नुकसान होगा, जैसे देखिए, कर्नल दानवीर कह रहे हैं? जी
आरजू, मैं दो पहले तो मैं बिलावल भुट्टो साहब का बोलना चाहूंगा, फिर मैं डॉक्टर जयशंकर साहब का, और फिर मैं उसमें अपनी पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा। लेकिन मैं कर्नल साहब की चीजों से एग्री करता हूं बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें से निकला कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ अटैच करके पॉइंट स्कोरिंग की गई। अब मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो साहब, जब अब उनका अपना सूबा जो है, वो 4 करोड़ लोग उनके सैलाब ज़दगान है, वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, वो 9 दिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक तो उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कंट्री बैंकरप्सी के सर पे पहुंचा हुआ है, और वो 35 मुल्कों के दौरे के बाद अमेरिका पहुंच गए। अब वो यहाँ पे आके सिर्फ अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं एज ए वजीर आजम, नेक्स्ट वजीर आजम। पता नहीं वो किस तरह बनेंगे, क्या होगा, वो तो आने वाले दिन बताएंगे। पाकिस्तान के अभी तक तो हालात इस तरह है नहीं। दूसरा जो मेरा एक सबसे बड़ा गिला है इस वक्त आपकी सियासत के साथ, आप सबसे पहले तो सियासी तौर पे मैच्योर ही नहीं हो सके। आप इस वक्त पाकिस्तान की 3 पार्टियां हैं, मैं उनको सियासी पार्टियां नहीं मानता, क्योंकि वो तीनों एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। भुट्टो साहब अयूब खान के बच्चे थे, नवाज शरीफ आपके ज़ियाउल हक के बच्चे हैं, और इस वक्त जो हमारा मिस्टर हैंडसम है इमरान खान, वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम का ISI का बच्चा है। तो इन बच्चों को पता है कि इन्होंने एजेंसियों से और एस्टेब्लिशमेंट की डील के साथ पावर में आना होता है। तो इसलिए इनको अपने सूबों की, अपने हलकों की और इंटरनल पॉलिटिक्स पे इतनी तवज्जो नहीं देनी होती। इन्होंने अपने कद काट बस एक सियासी ड्रामा सा बनाना होता है। तो दूसरा उसमें ये कहूंगा, अब मैं दूसरी साइड पे आना चाहूंगा, क्योंकि मैं एग्री नहीं करता। देखिए, इसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं उन्होंने मोदी साहब के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। वो आप उनका गिला क्या करेंगे? उन्होंने अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर डॉक्टर तसद्दुक को ही काउंटर कर दिया यहाँ न्यूयॉर्क में बैठ के। उन्होंने कहा, भाई हम तो रशिया से तेल ले ही नहीं सकते, हम तो उनकी प्रोडक्ट को रिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर आपको गिला है तो ये तो फिर हमारी हालत पे देखे ना कि हम हाउ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज वी आर। अब उसमें दूसरी बात ये करना चाहूंगा, डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत का कद काट, वो इस वक्त मेरे ख्याल में, मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा था, आपके सेगमेंट में कहता था कि अब भारत ने पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दिया है। क्यों? और मेरे बहुत कई दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त हैं वॉशिंगटन DC में। आई सिट विद देम, दे आर इंडियन जर्नलिस्ट, दे आर इंडियन स्कॉलर्स, दे आर राइटर्स, दे आर सबके साथ जब मैं बैठता हूं, एंड दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग आउट ऑफ देम, कि वो कहते थे कि हम जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं, वो ब्रिंग आवरसेल्फ डाउन। और मैं उससे एग्री करता था। कहां पे G20 की प्रेसिडेंटशिप है? कहां डॉक्टर जयशंकर, जिनकी सारी जिंदगी फॉरेन ऑफिस में गुजरी, यहां पे वो DCM एम्बेसी में रह के गए, यहां पे वो वॉशिंगटन DC के अंदर एम्बेसडर रह के गए। जिस तरीके से पूरी दुनिया में उन्होंने डिप्लोमेसी के साथ सारा कुछ चलाया है, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा गिला उनसे क्या है? एक तो वो जब आए यूनाइटेड नेशन की असेंबली में, तो वो सिर्फ एजेंडा एक लेकर आए कि हाउ टू पुट पाकिस्तान डाउन। अब वो किस तरह में उसके काउंटर सपोर्टिंग उसके आर्गुमेंट ये है, वो मुंबई हादसे की नर्स को साथ लेकर आए, उसका एक अलग ड्रामा स्टेज किया गया, वो भी एक माजी की बात है। अब मैं जो भुट्टो साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं डेफिनेटली डिसएग्री विद इट। मैं बिल्कुल, वो गलत उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उनको चाहिए था कि इसको डिप्लोमेटिक, अगर ये करना था, रेफरेंस देना था, किसी अच्छे अल्फाज के साथ दे लेते। उनकी इस बात से जज्बात कई लोगों के मजरू हुए हैं, एंड आई एम विद इट। अब दूसरा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है आरसू, जो इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि गाड़ी चलती है फ्रंट शील्ड को देख के, विंड स्क्रीन को देखकर गाड़ी चलाई जाती है। आप बैक मिरर से देखकर गाड़ी नहीं चला सकते। अब मैं जो डॉक्टर जयशंकर साहब से इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मैं पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब से ये चाहता था कि कोई फॉरेन मुस्तकबिल के लिए कोई विजन देते, कोई एक रोड मैप देते, कोई हल बताते इन चीजों का। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। माजी की जंगें, माजी के हादसात, मैंने मानता हूं इसमें मैं बिल्कुल नहीं किसी को ना प्रोटेक्ट करूंगा ना उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं जाती तौर पे, दुनिया की मैंने बड़ी जंगों के बारे में पढ़ा है। हर जंग के बाद आप टेबल पर बैठते हैं। पाकिस्तान भारत ने कई जंगें लड़ी हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब चाहिए दोनों मुल्कों को। पाकिस्तान की तो अशद जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिकली कोलैप्स हो रहा है। उसकी तो अशद जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करे और अपनी तिजारत जो है वो ट्रेड खोले। और दूसरा यहां पे मैं खास कर देखें, मैं इसमें अक्सर दोस्त मेरे कहते हैं भाई कि शायद आई एम डूइंग पाकिस्तान बैशिंग। इट्स नॉट पाकिस्तान बैशिंग।
The reason I can never go against Pakistan is my motherland. लेकिन the people those has been running, people who those have been managing Pakistan, I'm against the system. इस वक्त मेरा छोटा सा मैं आखिरी कमेंट ये दूंगा कि आपको तो ठीक है भारत के लिहाज से वहां जुलूस निकले, वहां पे चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं पाकिस्तान के जिस कंट्री के साथ इस वक्त बॉर्डर लगते हैं, किसी कंट्री के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप हैं? इस वक्त अगर देखा जाए तो आरजू, आप अफगानिस्तान जिसके लिए आपने अपना सारा कंट्री तबाह कर दिया, आपके रिलेशनशिप उनसे भी खराब है। आपका बॉर्डर ईरान के साथ है, आपके रिलेशनशिप उनसे भी खराब है। आपका बॉर्डर चाइना के साथ है, आज आपने $26 बिलियन उनका खा गए और आप हंस रहे हैं। आपके रिलेशनशिप उनके साथ भी खराब है। भारत के साथ आपने शुरू से ही नफरतों का शुरू से ही कर रखा है। हमारे निसाबी किताबों के अंदर इस तरह की चीजें हैं भारत के नफरत के, लेकिन इनको चेंज करना होगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, एक तो हिस्ट्री को पढ़ें, उसमें अपनी गलतियां रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद फ्यूचर फॉरवर्ड वे देखें, रोड मैप तय करें पड़ोसियों के साथ। यू हैव टू लिव इन पीस विद देम। देयर इज नो एक्सक्यूज और नो चांस टुवर्ड्स इट, regardless how achieve peace period। बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इस बात को मान रहे होते हैं, जो हिस्ट्री को सही समझ रहे होते हैं या हिस्ट्री को सही करने की कोशिश करते हैं, सही बात करने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं हाथ धोकर। कर्नल साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप जैसे कि आपने बात सुनी तारड़ साहब की, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक रहा है, एक मसला रहा है, एक एस्टेब्लिशमेंट का रहा है इशू, जैसे एजेंसीज का रहा है, फौज का रहा है कि फौज में बार बार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की या बार बार हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप आई। आपके यहाँ ऐसा नहीं देखा हमने, उसकी क्या वजह है? देखिए, अगर आप हिस्ट्री को देखें और जैसे हमारी तरफ और आपकी तरफ शुरुआत हुई थी, आपकी तरफ ज्यादा टर्बुलेंट शुरुआत हुई थी 1958 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिकंदर मिर्जा थे जो जिन्होंने कू किया था शायद, फिर अयूब खान आए। वो टाइम था जब इंडिया के अंदर नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर थे और मेनन जो थे ये लोगों को लगता था कि यार चारों तरफ दुनिया में कई सारे मुल्कों में फौज जो है सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर और बैठ गई है, तो इनको डर लगने लग गया। इन लोगों ने मिलिट्री के जो स्ट्रक्चर को डाइल्यूट करने के लिए इंटरफेरेंस शुरू कर दी। इंटरफेरेंस इस हद तक हो गई कि यहां पर जर्नलों में होड़ लग गई कि मेरी कमीज दूसरे से सफेद ज्यादा कैसे दिखा पाऊं, मैं कैसे ज्यादा क्यूट डॉगी बनके मैं अपने आप को पेश कर पाऊं, मैं कितनी जोर से पूंछ हिला सकूं जिससे कि मैं रैंक और पोजीशन में ऊपर बढ़ता रहूं। और ऐसा होते होते 62 की जब लड़ाई छिड़ी, तब वो समय था जब ईस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल कॉल को बनाया गया। और जनरल कॉल जो थे वो एएससी के ऑफिसर थे, पूरी जिंदगी उनका काम लॉजिस्टिक्स से इन्वॉल्व था। वो आटा, चावल, दाल, चिकन, मटन, बटर और इन चीजों की सप्लाई करते रहे और लेफ्टिनेंट जनरल बन के और उनको कॉम्बैट फॉर्मेशन का कारभार संभाला दिया, क्योंकि वो भी कश्मीरी पंडित थे और नेहरू साहब भी कश्मीरी पंडित थे। तो इस तरीके का कार्रवाई हुई और आपको हैरानी होगी कि 1971 वॉर के फील्ड मार्शल मानिक शाह उस समय ब्रिगेडियर थे, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठा दी गई। वो इसलिए बिठाई गई, मैं इसका हमेशा जिक्र करता हूँ, शेखर गुप्ता एक हमारे प्रिंट मैगजीन के इंडिया के बहुत बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और इस चीज को पूरा उजागर किया है। वो मानिक शाह को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये जो ज्यादा बड़े डॉगी बनने की कोशिश में लगे हुए थे, इनको लगता था कि ये बहुत काबिल आदमी है, इसको दबा लो, नहीं तो ये पता नहीं कितने लोगों को क्रॉस करके और आगे निकल जाएगा। तो ये हालात थे हमारे 1962 लड़ाई के दौरान, इंक्लूडिंग हमारे चीफ जनरल थापर, वो भी एक पॉलिटिकल प्रोटेजी थे, प्रोजिनी थे। तो शिकस्त हुई, बहुत ही जबरदस्त शिकस्त हुई, शर्मनाक शिकस्त हुई। उसके बाद इस मुल्क की, अब यहां से फर्क पड़ता है, यहां से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त फर्क पड़ता है। इस पॉइंट पर भारत के अंदर डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ
गली गली में हुआ, पार्लियामेंट में हुआ और बच्चे बच्चे के बीच में हुआ। बहुत सारी चीजों को रिवाइज किया गया और सबसे अहम चीज जो रिवाइज करी गई वो ये करी गई कि फौज के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा और फौजियों का सिस्टम भी ऐसे किया गया कि उनके पास भी कोई रूम और स्कोप ना हो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल टेल वैगिंग का, डॉगी बनने का उनके पास में कोई वो ना हो। एज अ रिजल्ट इंडियन आर्मी इंप्रूव हुई, एज अ रिजल्ट इंडिया का स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, इंडिया के अंदर ये रियलाइज हुआ कि हथियारों का भी इशू है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आया, बहुत सारी चीजें हुई। आई मीन दिस प्रोग्राम विल फॉल शॉर्ट कि 62 की लड़ाई की हार के बाद और 65 की जंग से पहले तक कितने सारे अहम फैसले हुए और उसके बाद भारत की जो ट्रेजेक्ट्री है वहां से चेंज हो जाती है। और पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये जो हमें जो देखने को मिलता है, जो पढ़ते हैं, वहां पर चीज को दबाने पे जोर ज्यादा रहता है, उसको उसको एक फसाड क्रिएट करने का, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास रहता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है, अगर मैं इसको सोचूं, अभी 16 दिसंबर निकल के गया है, बांग्लादेश एक नया मुल्क बना। 71 से पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, नजरिया पाकिस्तान नाफिज था और भारत का उसी तरीके से वो एक दुश्मन था, जैसे मतलब पाकिस्तान एक दुश्मन के तौर पर भारत को ट्रीट करता है। लेकिन 71 के बाद में बांग्लादेश ने नजरिया पाकिस्तान छोड़ के नजरिया बांग्लादेश लेके आ गए। वहां पे आज आप उनकी लेडीज को देखिए, ख्वातीन को देखिए, बढ़ चढ़कर इकोनॉमी में हिस्सेदार हैं। उनको इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने फौज को स्केल डाउन कर दिया। आज इंडिया उनको फौजी सामान से हेल्प करता है, उनका तो बॉर्डर किसी से नहीं लगता। तो कहने का मेरा मतलब है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इंडिया से जो ये दुश्मनी बना के रखी गई है, इट इज एन आर्टिफिशियल दुश्मनी, क्योंकि आरजू भी बैठी है, साजिद तारर साहब भी बैठे हैं और दानवीर सिंह भी बैठे हैं और आराम से बात कर रहे हैं और एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। आरजू काज़मी ईरान से बात नहीं कर सकती, आरजू काज़मी अफगानिस्तान में तालिबान से बात नहीं कर सकती, अरबियों से बात नहीं कर सकती और चीनियों से बात नहीं कर सकती जितनी आसानी से वो हमसे बात कर सकती है। तो ये एक पॉइंट अंडरलाइन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं बिफोर आई कंक्लूड। जनरल जियाउल हक से पूछा गया था कि आप हार्डलाइन और इस्लामिक हार्डलाइन ले रहे हैं अपने कंट्री के लिए, आपको सेकुलर नहीं होना चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। किसी जर्नलिस्ट ने पूछा ये, तो उसने बोला कि अगर हम सेकुलर हो गए, अगर हम इंडिया की तरह डेमोक्रेसी हो गए, देन वी विल बी अ सेकंड क्लास इंडिया एंड नॉट पाकिस्तान। नाउ यू टेल मी, जो जनरल जियाउल हक ने कहा कि वी विल बी सेकंड क्लास इंडिया एंड नॉट पाकिस्तान, टुडे आर यू फर्स्ट क्लास पाकिस्तान और यू आर सेकंड क्लास पाकिस्तान? दिस इज अ क्वेश्चन। ये आप लोगों को, आपके एस्टेब्लिशमेंट को, आपके लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को पूछना चाहिए और ये कोर्स करेक्शन बहुत जरूरी है। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि इनवर्ड देखो और इनवर्ड आप मंथन करें, डिबेट करें एंड कम एट ए कंक्लूजन। Exactly. And reboot the course of your country. Your country has got a lot of potential because they are same people like us. कोई ऐसे कोई ऊपर से नहीं आया। We have got common history. We have got common potential. जितना करप्शन आपके यहाँ उतना शायद मेरे यहाँ भी है, लेकिन मेरे यहाँ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ये चीज जी, लोग तो एक ही जैसे हैं, क्योंकि जाहिर है वहां से ही लोग यहाँ पर आए थे, तो ऑब्वियसली एक ही जैसे हैं, एक दूसरे की बात को इसीलिए समझ भी जाते हैं। क्या कहेंगे तारड़ साहब आप? जी, घर एक है, एक कमरे से दूसरे कमरे गए। बिल्कुल, इसीलिए वो आपको एग्जांपल दिया। शेख वो बिन जो भी है, वो वहां के जो भी है, उनसे आप ऐसे बात नहीं कर सकती कि चलिए यूट्यूब ऑन करिए और हम गुफ्तगू करते हैं। आप नहीं कर सकते, आपको अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। I definitely agree. Definitely, मैं कर्नल साहब बिल्कुल एग्री करूंगा। करप्शन जो है इज पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। इनके बिल्कुल ठीक है, इनके इंस्टीट्यूशंस इंटैक्ट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और मैं आई रिस्पेक्ट कि उसकी वजह ये है कि हम एक लोग हैं, डीएनए एक है हमारा, हमारे जबान एक है, हमारे टेस्ट एक है, हमारे वैल्यूज एक हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और सदियों से इकट्ठे हम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
हमने दर हकीकत इसको सारे मसले को एक पॉलिटिकल मसला बनाया हमने हरे, और इस पे कारोबार हो रहा है, इस पे मैं अब क्या कहूँगा, मैं खान कर्नल साहब ने कहा कि पूछें एस्टेब्लिशमेंट से, पावरफुल इदारों से पूछें, तो मुझे एक याद आ गया, आज bbc.com के ऊपर मोहम्मद हनीफ साहब हैं, बड़े मजाहिया वो लिखते हैं आर्टिकल्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी बिलखसूस जो उर्दू पढ़ सकते हैं वो उनको लाजमी पढ़ें। तो उन्होंने, और साथ में थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा दिसंबर 16 के बारे में, तो उन्होंने जो बाजवा साहब का जो आखिरी स्पीच है उसके ऊपर आर्टिकल लिखा कि काकूल एकेडमी, जहां से हमारे मिलिट्री ऑफिसर बनते हैं, काकूल एकेडमी टू, उन्होंने बांग्लादेश के वहां तक उन्होंने कुछ थोड़ा सा मजाहिया आर्टिकल लिखा। तो उन्होंने कहा, एक बंगाली बुजुर्ग थे, कोई इंटेलेक्चुअल थे, उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश तरक्की कब शुरू करेगा? उन्होंने कहा था जब तक बांग्लादेश आर्मी से काकूल ट्रेंड जनरल रिटायर नहीं हो जाएंगे, बांग्लादेश तरक्की नहीं कर पाएगा। ये उनकी असेसमेंट थी। अब मैं थोड़ा सा अपने जख्मों को, मैं आज उन्होंने छेड़ दिया, मैं उनको कुरेदना चाहूंगा, और दर हकीकत मेरी ये रिक्वेस्ट होगी हर पाकिस्तानी, और मैं अपने हर हिंदुस्तानी भाई से भी ये कहूंगा, रिक्वेस्ट होगी, आप करेक्शन तब कर सकते हैं जब माजी को, हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ के उसमें से जो गलतियां हैं उसको एडमिट करें, और तभी इसमें आगे करेक्शन हो सकती, वरना नहीं। जब तक आप गलती को एडमिट नहीं करेंगे, करेक्शन नहीं होती। दिस इज हाउ योर माइंड इज डेवलप्ड एज एन ऑर्गन। अब मैं बताना ये चाहूंगा बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, ये हकीकत। अच्छा, अब उसमें आज तो हम ये बैठ के बात कर रहे हैं, बल्कि ये अच्छा हो गया है बात की, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने अपनी आखिरी स्पीच के अंदर मशरकी पाकिस्तान को एक सियासी मसला बना के तो अपनी चादर झाड़ ली उन्होंने। इस तरह नहीं होता, ये कौम को आपने गलत बात बताई है। और आज एक, लेकिन उसमें नेकी उन्होंने ये की है कि हम जैसे पाकिस्तानियों को आज ये बात करने की इजाजत मिल गई है। वरना मैं छोटा सा रेफरेंस दूंगा, लम्स यूनिवर्सिटी, एक वन ऑफ द वेरी प्रोग्रेसिव स्कूल इन लाहौर, पिछले साल उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के ऊपर एक प्रोग्राम करने की कोशिश की, तो जब वो उनके उस प्रोग्राम से कुछ दिन पहले ही उनको शट डाउन करा दिया गया, वो कॉन्फ्रेंस भी नहीं पिछले साल कर सके। अब इस साल क्या हुआ है, जब 16 दिसंबर की मैं रिसर्च कर रहा था, अपनी गलतियां देखने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बताना ये चाहूंगा कि बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान उनकी पॉपुलेशन 54% ऑफ पाकिस्तान की थी। सबसे पहले तो इन्होंने 1952 में उनके साथ ज्यादती की कि बांग्ला जबान उनकी बंद की। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा कि पूरे मशरकी पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट 4 करोड़ रुपया था। हमारे पाकिस्तान के अंदर पंजाब का लोन डेवलपमेंट फंड वाज 5, उनका 4 करोड़ था, हमारा 5 करोड़ था। 169 में से 160 सीटें ली थी मुजीबुर रहमान ने। और जब उन्होंने, याहिया खान ने कहा कि हम अगला सेशन करेंगे ढाका में, तो भुट्टो साहब ने फरमाया था कि मेरा कोई भी अगर मेंबर असेंबली जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़। और उसके बाद, और एक जगह नहीं है, बल्कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बंटवारा ही गलत हुआ था, क्योंकि मुझे कोई मिसाल दे दें कि मुल्क का एक टुकड़ा यहां पर है, दूसरा हजारों मील दूर है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क मौजूद नहीं। एक तो उस वक्त इनको पाकिस्तान बनाने की जल्दी थी, ढंग के बंटवारे का इंतजार ही नहीं कर सके। बल्कि मैं सबसे पहले तो कर्नल साहब ये बताना चाहूंगा कि एज अ प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, आई वांट टू चैलेंज देम सम टाइम। मैं किसी अपनी रिटायरमेंट एज पे जाऊंगा तो मैं अपने इस बंटवारे को, और जो ज्यादतियां हुई हैं डिवाइड करके, इनको सबको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, मैं उन लोगों की एक्सपर्टीज को चैलेंज करना चाहता हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और खासकर उनको मैं उनको कहूंगा कि माफी मांगे फ्रॉम दीज बोथ कंट्रीज, कि कितने लोगों का कत्ले आम हुआ, ज्यादतियां हुई, और इनको, दिस वाज अ ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट प्रॉपरली, और उन्होंने ज्यादती की जिस तरह बंटवारा किया। और दूसरा, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि 16 दिसंबर तो खैर उससे हमने सीखा कुछ भी नहीं सीखा उसमें। आज हम हकीकत ये है कि हम पाकिस्तान में इस पे बात भी नहीं कर सकते। ये अफसोस, दिस इज व्हाट आवर सिचुएशन इज, और इट हैज टू चेंज। अब मैं ये दूसरी जो मैं हमेशा करता हूं आरजू, हमारे हर एस्टेब्लिशमेंट, हमारा हर जो एंकर है, हमारे सारे जर्नलिस्ट हैं, फौरन इसको बात करके जी इदारे हैं, एजेंसियां हैं, तो उसको पुश अंडर द रग। मेरा ये क्वेश्चन है, एजेंसियां फ्रेंच हैं, हमारी फौज क्या फ्रेंच है, जर्मन है? वो पाकिस्तानी नहीं है? उनको पाकिस्तान को वो ठीक तरीके से नहीं देखना चाहते? ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं दूसरा एक बात बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन, मैं पॉलिटिकल साइंस सारी जिंदगी पढ़ता रहा, मैंने सारी जिंदगी लॉ को सारी जिंदगी पढ़ता रहा।
डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे तालीम की कमी हो, रेट ऑफ लिटरेसी बुरा हो, भूख ना हो, वहां पे सबसे अच्छा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? वहां पे सिंसियर डिक्टेटरशिप अच्छी होती है। लेकिन पाकिस्तान ने सिंसियर डिक्टेटरशिप के भी मजे बड़ी दफा देखे हैं, वो आपकी डिक्टेटरशिप सिंसियर नहीं होती थी। हमारा मसला ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है। तो उसको आज तक किसी ने एड्रेस नहीं किया। आज हर पाकिस्तानी के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है, उसको इश्यूज का पता है, उसको पता है कि करप्शन से हम जल रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें पता है इस बात का। लेकिन दुख की बात है कि वो ठीक नहीं कर सकते, कोई भी ठीक करने की विल ही नहीं रखता। जब देखें कहीं ना कहीं से विल तो होनी चाहिए ना। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। देखें दुनिया के अंदर हर कंट्री के अंदर नेशनलिस्ट पिछले दिनों में नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी। डेमोक्रेसी के अंदर इस वक्त फ्लॉज आ चुके हैं, सोशल मीडिया के साथ कैचअप नहीं किया जा रहा, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका जो कि बहुत बड़ा जमहूरियत का अलमबरदार समझता है, वहां भी जमहूरियत सही तरीके से काम नहीं कर रही। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आई थी, डोनाल्ड ट्रंप की आई थी, ब्रिक्सट हो चुका है, मिक्रा आ चुका है, अरब स्प्रिंग हुई है, मोदी साहब आए हैं, इमरान खान आया है, लेकिन सारी मूवमेंट्स गिर चुकी हैं स्वाय मोदी साहब की। तो मैं उसमें और इनको लर्न करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं हमारे पाकिस्तान में मोदी साहब का नाम ही ऐसा इतना उसके साथ लिया जाता है ज्यादती। देखिए क्या मोदी साहब हिंदुस्तान के बीजेपी के हिंदू लीडर हैं, अपने कौम के साथ मुखलस हैं, और इस चीज को एडमायर करना चाहिए और लर्न करना चाहिए। अगर हिंदुओं के लिए उनके हिंदुस्तान के एक हिंदू लीडर उनको चेंज कर दिया, उन्होंने नेशनलिज्म उसमें उजागर कर दिया, तो वी नीड टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, बजाय कि आप अपनी नफरत में वो खिड़की बंद कर दें लर्न। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो कॉपी करने की कोशिश करें। अगर हम अच्छा पाकिस्तानी लीडर नहीं प्रोड्यूस कर सके तो वो हमारी गलती है, उसमें मोदी जी का क्या। लेकिन सर साथ साथ ये भी हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि अगर हमें हिंदुस्तान की तरफ से, चाहे वो कर्नल दानवीर हो या कोई भी और हो, वो हमें अगर कोई बात कहते हैं अपने शोज में या वैसे बात करने में सोशल मीडिया पे, तो बड़ा बुरा मनाया जाता है कि नहीं, यही लोग रह गए जिनसे हम सीखे। उसमें देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। कर्नल दानवीर सिंह साहब ने एक भी बात अभी तक ऐसी नहीं की जो कि एज ए पाकिस्तानी आपको ऑफेंसिव लगे। लेकिन मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि हमने वो विंडो दिमाग की इतनी शट डाउन कर रखी है। कर्नल साहब की बातें नहीं, कर्नल साहब का नाम देख के हम अपने दिमाग की खिड़की बंद कर देते हैं। वो खिड़की खोलने की जरूरत है। इनको पता होना चाहिए कि वी हैव बीन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट फॉर सेंचुरीज। इस्लाम बाद में आया, यहाँ पे पाकिस्तान बाद में बना, और दूसरा सबसे बड़ी पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगालियों ने शुरू की थी जी, जिनको आपने पाकिस्तान से निकाल दिया। मैं अगर कर्नल साहब आपकी तरफ आऊं और आपसे अगर मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान हर तरफ से मुसीबत में फंसा हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो जिनके साथ हम बड़े अच्छे से रहे और जिनकी गवर्नमेंट बनाई, सब कुछ किया, तो आपके ख्याल से कि ये सिचुएशन कैसे हैंडल की जा सकती है, इस चीज को कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है, या अपनी बॉर्डर को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं तालिबान से भी और टीटीपी से भी? चले इसको मैं ऐसे बताता हूं कि जो फौज की जो ट्रेनिंग होती है वो डिफेंस की होती है, अटैक की होती है, मिलिट्री यूनिट्स के एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, ट्रुप्स के मोराल की होती है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की होती है। सिविलियन गवर्नमेंट को चलाने की ट्रेनिंग नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कमिश्नरी कैसे चले उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, अदलिया और अदालतें कैसे चलनी चाहिए उसकी कोई तरबियत नहीं दी जाती, और आपके पुलिस थाने कैसे चले उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप उसके अंदर आपकी सलाहियत ही नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है और आप उसके अंदर घुसे हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि कहीं मिस स्टेप होगा ना। और फौज के अंदर काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। जब सीनियर बोलता है कि सूरज यहां से उग रहा है तो सारे नीचे बोलते हैं यस सर, 3 बैग्स फुल, जॉनी जॉनी यस पापा। तो ये जॉनी जॉनी यस पापा वाली जो आदत है, अब आप जिसको ये सुनने की आदत है कि जॉनी जॉनी यस पापा, बाबा बाबा ब्लैक शीप, 3 बैग्स फुल, उसको बोल दे कि अब आप मुल्क चलाएं। तो जहां भी कोई जैसे ये तारड़ साहब ने बताया कि लाहौर की कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर एक डिस्कशन
कराना चाह रहे थे, उसको शट डाउन कर दिया गया, क्योंकि वो जॉनी जॉनी यस पापा नहीं बोल रहा था, वो नहीं बोल सकते वो, और वो जनरल साहब को सुनने की आदत नहीं है। लेकिन जनरल साहब की ईगो इतनी बढ़ गई है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई मेरे को ये बोले कि सूरज ईस्ट से उगता है, वेस्ट से नहीं उगता है। तो ऐसा नहीं, तो ये एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे ये कहने की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो भी मेरे को समझ में आता है, जो भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, आपके इंटेलेक्चुअल्स द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ता हूँ, और इंटरनेशनल जो लिटरेचर पढ़ता हूँ, उससे ये है कि देयर हैज बीन एन अननेसेसरी इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो ये जो अफगानिस्तान के ऊपर ये जो बॉर्डर पे जो एक्शन चल रहा है, अगर आप इसकी तह में जाएं तो आपको ये पता लगेगा कि आपके पास पठानों के होने के बावजूद आपने पख्तूनवली नहीं पढ़ी, आपको पता ही नहीं है कि पख्तूनवली क्या है और उसका सेंटीमेंट क्या है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण, गफ्फार खान गांधी थे, उनके लड़के से पूछा गया, 15 साल हो गए थे पाकिस्तान को आजाद हुए, उनसे पूछा गया कि आर यू अ पाकिस्तानी और आर यू ए पठान और यू आर ए मुस्लिम फर्स्ट। तो ही सेड कि मैं 5000 साल पुराना पठान हूं, मैं 1400 साल पुराना मुसलमान हूं, और मैं 15 साल पुराना पाकिस्तानी हूं। सो यू हैवंट अंडरस्टूड दैट। आपने वो वाले गेम खेले और उस गेम के चक्कर में आप बेसिक चीज भूल गए। एज अ रिजल्ट वो आपको हिट बैक कर रही है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, वो समझे नहीं। आपको लग रहा था कि जब जॉनी जॉनी यस पापा हो रहा था तो आपने अपनी पूरी खिड़कियां बंद कर ली और आप जॉनी जॉनी यस पापा में आगे निकल गए कि यार मैं सब कंट्रोल करूंगा, कोई गल नहीं, चक दांगे फटे। तो ये इशू है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट पाकिस्तान आर्मी, इफ इट गोज बैक टू इट्स बैरिक्स, पॉलिटिशियन जैसा भी हो, सिविलियन जैसे भी हो, उनको स्पेस दें। और ये जो खतरा जताया जाता है ना कि इंडिया चढ़ जाएगा, लाला लाला, तो अगर इंडिया को पार्टीशन को अंडू करना था तो बांग्लादेश को क्यों छोड़ता? वो तो आज भी जाके पकड़ ले उसको। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। इंडिया हैज गॉट number of armies. It is not Eastern Army, Central Army, Southern Army, Western Army, Southwestern Army, Northern Army. बहुत बहुत बड़ी फौज है, and we don't require the complete army और to अभी sort out. So सर आपको लगता है, कर्नल सर आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है, संभाला जा सकता है पाकिस्तान को? ये तो आप लोगों को करना है ना, दिस इज योर जॉब। नहीं करना तो हमें, लेकिन आपको लगता है जो इकोनॉमी की हालत है, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जब मैं आप हो गए, कमर चीमा साहब हो गए, साजिद तारर साहब हो गए, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, और जब वो लोगों से बात करते हैं, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्कशन और डिबेट का रूम पाकिस्तान के अंदर है, मौजूद है। जब मैं ट्विटर को देखता हूँ, लोग साइड्स ले रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में चल रहा होता है, दैट इज डिबेट। चाहे वो अनपार्लियामेंट्री हो जाए कभी या जो भी कुछ है, बट दैट्स अ डिबेट, डिस्कशन हो रहा होता है। और अगर फौज पीछे हट जाए, लोगों को मैं कह रहा हूं कि गालम गलौज होने दो, एक दूसरे के बाल खींचने दो, एक बार कर लें दो, आप कर लें, और उसके बाद में जब आप थक जाएंगे तो फिर आप टेबल पे बैठेंगे, फिर आप उसमें से चीज निकल के आती है। और ये ऐसी बात नहीं कि ये वहां पे हो रहा है, यहाँ पे हो चुका है। मैंने 62 से पहले का हवाला दिया है, इट इज इमर्जिंग। या बिल्कुल। लास्ट में तारड़ साहब, लास्ट में मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? कुछ गुंजाइश है हमारे पास सीखने की या संभल जाने की? पहले तो थोड़ा सा मैं तालिबान का वो बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का इस वक्त तालिबान के साथ मसला क्या है, मैं उसको थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ। इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के नहीं, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान से उतनी ही नफरत की जाती है जितनी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानियों के लिए नफरत। आपको उसका ग्रास रूट ढूंढना पड़ेगा कि वजह क्या है, कहां यू हैव फेल्ड, वेयर। तालिबान आपने खुद बनाए थे, हु आर तालिबान, ये सारे पाकिस्तान के मदरसों के पड़े हुए हैं ये सारे। और सबसे पहले आपके प्रोग्राम में रेफरेंस दिया था, शेख रशीद साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर उन्होंने कहा था इस्लामाबाद के आसपास 5000 तालिबान की फैमिलीज रहती हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें आपका रिलेशनशिप उनके साथ क्या है।
व्हाट वेंट रॉन्ग? वहां अंदर हकीकत उनके ज़हन में ये बात है, वो किस तरह आई है कि आपने उनको बेचा, हमेशा बेचा, आप अमेरिकन के सामने बेचते हैं उनको, ये उनके ज़हन में बात है। आपने उसको सर्टिफाई किया। परवेज मुशर्रफ साहब की किताब के अंदर उन्होंने खुद लिखा है कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के बेचते रहे, वो गुटानमो बे में थे। ये आपकी वैल्यू। दूसरा, उन्होंने बार बार कहा है कि आप हमारे लिए पैसे ना मांगें। आपको इशारा भी उन्होंने दिया जब अमेरिकन वहां से निकल रहे थे एयरपोर्ट पे, उनके काबल के एयरपोर्ट को मैनेज करना था, तो उन्होंने टर्किश के साथ बात करनी शुरू कर दी। फिर इस वक्त वो कतर की झोली में है, वो आपको ये भी नहीं चाहते कि आप उनकी बात करें, दुनिया से उनका केस लड़ें। अब दूसरी तरफ भारत ने वहां पे क्या किया? भारत ने वहां पे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किए और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे प्रोजेक्ट किए, बगैर किसी लालच के प्रोजेक्ट किए। उनकी सड़कें बनाई, उनकी असेंबली की बिल्डिंग बनाई, उनकी पुलिस और फौज को ट्रेनिंग देते। तो उसके साथ ये डिफरेंस है। आज तालिबान इज लुकिंग अप टू भारत, कतर, और दे आर अगेंस्ट यू। वही लोग जो आपके हाथों के ट्रेंड हैं, अब आपके पीछे हैं। सबसे बड़े जो उनको इश्यूज हैं वो बॉर्डर के ऊपर इश्यूज हैं। तोरखम है, चमन बॉर्डर है, उसके ऊपर इश्यूज हैं। और वहां पे आपके करप्शन इतनी है पाकिस्तानी साइड पे कि वहां पे ये अंडरस्टूड समझा जाता है कि जो बंदा वहां बॉर्डर पे 6 महीने ड्यूटी कर ले वो करोड़पति बन जाता है। दिस इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज ऑन ग्राउंड रियलिटी। और वहां पे आपने यकलख्त वीजे बंद कर दिए उनके, यकलख्त बॉर्डर बंद कर दिया, और फिर डिस्क्रिमिनेशन की। कंधार का जो रेजिडेंट है, ही कैन कम टू पाकिस्तान विदाउट वीजा। वो आपने सिर्फ एक कार्ड दिखाता है, आ जाता है। दूसरे लोगों के लिए आपने वीजे कर दिए। तीसरी बात आपने ये की है कि ला के बॉर्डर पे उनकी खवातीन को, उनके लीडरान को जमीन पे बिठा देते हैं आप। उनको ये गिला है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो लीडर हैं, उनके साथ उनकी तौहीन की जाती है। तो ये इस तरह की कई चीजें हैं जो इस वक्त इश्यूज बन रही हैं। लेकिन इसका भी देखें, हर चीज को ठीक करने के लिए विल होनी चाहिए। आरजू, मैं आज आपको गारंटी ये कर देता हूं, आप ये कहें कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं, डायलॉग शुरू करना है, इट इज पॉसिबल। कभी भी मैं समझता हूं डिप्लोमेसी के अंदर कोई कभी हमेशा दरवाजे खुले होते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू अचीव इट। लेकिन आज जरूरत है आपकी, ना सिर्फ भारत भर के हर पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की सख्त जरूरत है। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आपको अगर ये कहने में शर्मिंदगी है कि भारत हमारा बड़ा भाई है, तो इसको एक्सेप्ट कर लें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। भारत हैज एडवांस अचीव्ड, नथिंग रॉन्ग विद इट, दे हैव डन इट, दिस इज रियलिटी। उनसे लर्न करें। लर्न तभी होगा जब नफरतों को छोड़ेंगे आप। सर हम तो बार बार बताते हैं हमारे पास एटम बम है, आज फिर शाजिया मरी ने कहा है। वो भी माजी की बात है। आरजू, जब आगे जाना हो तो फिर इन चीजों को भूलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। वो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने आपको थप्पड़ मारा था, इनसे आगे जाना होगा। आप यू डोंट हैव एनी चॉइस। पाकिस्तान डजंट हैव एनी चॉइस, पीरियड। मैं बता रहा हूं, आप कैसे भी सेटल करें, यू हैव टू कम विद द टर्म्स, यू हैव टू कम विद द टर्म्स। अब उसमें जो बात आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर चांसेस, पाकिस्तान में सिर्फ करने के चांसेस सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के पास है, अनफॉर्चुनेटली, और वो हमारी फौज है। इसमें शक ही कोई नहीं। देखिए, उसमें मैं कर्नल साहब से मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, जब 76 साल 76 ईयर्स एक इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान को मैनेज किया, एक इंस्टीट्यूशन, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन, हमारी असेंबलियां, हमारी जुडिशरी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज उन्होंने मैनेज की हो, तो एक दिन में वो न्यूट्रल किस तरह हो जाएंगे? एक दिन में न्यूट्रल हो नहीं सकते। हाँ, ये एक मुसलसल कोशिश है कि कई आर्मी चीफ आए और इसी बात पे वो स्टिक करें। देखें, आज पाकिस्तान के अंदर दो चीजें, अगर कोई आर्मी चीफ मार्शल लॉ ना लगाए तो कहा जाता है कि देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा, ये जी बहुत बड़ा हीरो था, देखिए इसने मार्शल लॉ नहीं लगाया। दिस इज द क्राइटेरिया। एंड हाउ ओवरकम विद इट? सियासतदान, मैंने आपको बता दिया ये आए कहां से हैं, ये तरबियत कहां से लेकर आए हैं, ये बच्चे हैं उनके। सर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि इनको सियासत से बाहर रखना, पॉलिटिक्स से बाहर करना फौज को। ये छोटी सी अर्ज ये करना चाहता हूं इस वक्त, जो मैं बताना चाहूंगा इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या है। 6.7 बिलियन आपके पास फॉरेन रिजर्व है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके इस वक्त जो रूलिंग एलीट है, उनके जो बेसमेंट्स हैं उसके अंदर डॉलर्स और उसके अंदर यूरोज के ढेर लगे हुए हैं। मैं आज आपको गारंटी कर देता हूं, आपका पेट्रोल 1000 रुपए का भी हो जाए, 3 शहरों के अंदर किसी के माथे पे बल नहीं होगा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद।
आज वहां पे रोटियां डॉलरों में बिकना शुरू हो जाए तो आप खरीदेंगे। उसकी वजह यह है कि करप्शन, आपके डॉलर जब रशिया अफगानिस्तान में आया था तो कंटेनर्स में आते थे डॉलर, वो कहां गए हैं? आपने कुछ प्रॉपर्टी दुबई में ली है, कुछ लंदन में ली है, लेकिन बाकी सारी आपकी बेसमेंटों में पड़ा है। आप मिफ्ता इस्माइल साहब और कई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि हाँ लगता है हमारे पास 6.7 बिलियन है, लेकिन हमारे अनअकाउंटेड पैसा हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आरजू, जब आपके हालात खराब होते हैं, मेरे जैसे लोग वॉशिंगटन डीसी में उनकी चीखें निकलती हैं, लेकिन आपके कंट्री के अंदर किसी के माथे पे बल नहीं। और बात उसमें ये है कि आपकी, मैं कर्नल साहब को ये भी बताना चाहूंगा, हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? नंबर 1 करप्शन, रूलिंग एलीट की डुअल सिटीजनशिप। आप कर्नल साहब अगर तवज्जो देके देखें तो वी आर ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन। हमारा हर लूटने वाला लंदन चला जाता है, थोड़ा अरसा वहां ब्रेक लेता है, फिर वापस आता है, फिर डाका मारता है, फिर वापस चला जाता है, और हर पाकिस्तानी को यह पता है। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, मगर कर कुछ नहीं सकते। हमारा कैपिटल इज लंदन, हमारा कैपिटल इज नॉट इस्लामाबाद। और ये कंट्री तब तक नहीं चल सकेगा जब तक कोई इसमें मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं आएगा। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तानी नहीं आएगा और मुसलमान नहीं आएगा। मैं मुसलमान की बात भी ये करना चाहूंगा खासकर। वो क्यों कहा है मैंने? क्योंकि हम लोगों ने इस्लाम को ही सही नहीं समझा। और मैं हमेशा ये कहता हूं, इन्होंने पाकिस्तान ही नहीं बनाया। पाकिस्तान का मतलब क्या था? लैंड ऑफ द प्योर्स। मेरा ये क्वेश्चन है आज 23 करोड़ लोगों से, आर यू लिविंग इन लैंड ऑफ द प्योर्स? आज आप बात करते हैं बार बार, ये फॉरेन नेशनल्स और हमारे जो इन्वेडर्स थे उनको हीरो बना के बताते हैं, क्या वो दे वर ट्रू इस्लामिक? वो यहाँ पे कहा जाता है जी इस्लाम लेकर आए थे, हमारी हिस्ट्री की किताबों में यही लिखा है। वो हर एक बंदा अल्कोहल ड्रिंक करता था, हर एक के हरम के अंदर 300-300 औरतें होती थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं छोटा सा जज्बाती चीज भी उसमें ऐड करना चाहूंगा। बार बार ये कहा जाता है, सोमनाथ के मंदिर की बात करते हैं, मुझे ये अक्सर करते, हमारे पिछले फॉरेन मिनिस्टर ने भी बात की, इस्लाम इजाजत देता है किसी की इबादतगाह को तोड़ने के लिए? इस्लाम इजाजत देता है कि आपने हरा भरा दरख्त भी नहीं काटना, आपने खवातीन और बच्चों को और मर्दों को नहीं छेड़ना। और जितने ये फॉरेन इन्वेडर आए हैं, इन्होंने सबके साथ ज्यादती की। इन्होंने मंदिर भी तोड़े, इन्होंने खवातीन की मंडियां लगाई इन्होंने जाके काबुल के अंदर, और आज हमारी पाकिस्तान की किताबों में कहा जाता है कि दे आर हीरोज। तो they need to tell them what the history is. They need to tell them what is humanity is. They need to tell them what is Islam is. They need to tell them what is jihad. हर जलसे के अंदर नारे लगा देते हैं जिहाद करेंगे, बिल्कुल सर। और सर, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर रिलीजन की, हर कंट्री की। मेरे ख्याल है भारत के साथ भी जी। वो ये बताएं कि जिहाद हर चीज पे जिहाद नहीं होता, और इस चीज से आगे होके चलें। इस चीज यू हैव आज 21st सेंचुरी में ना आरजू, 21st सेंचुरी में इफ यू रिलीजन बेसिस चीजें करते हो, यू लुक स्मॉलर, यू हैव टू टेक। दूसरा, मैं आखिरी चीज इसमें आरजू ऐड करूंगा, देखें आप और मैं और कर्नल साहब, हम पैदा इंसान हुए थे, हम सिख, हिंदू, मुसलमान, उसके बाद हमें ये मजहब दिया गया, हमें नाम दिए गए। जब हमें उस पहले रिश्ते की कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई लिहाज नहीं है, तो वी आर नॉट गुड ह्यूमन। वी हैव टू बिकम गुड ह्यूमन फर्स्ट। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरा, देखें इसमें कर्नल साहब, इट वाज सच अ प्लेजर कि आज मेरे लिए ऑनर था, मेरे लिए इट इज, आई एम वेरी हम्बल कि आरजू यू गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सिट विद देम एंड लिसन टू हिम। मैं इनका वैसे भी हर प्रोग्राम देखता हूँ, हर इनकी बात देखता हूँ। मेरी गुड विशेस, माय प्रेयर्स फॉर हिम, मेरी दुआएं, मेरी आपको अल्लाह ताला भगवान परमात्मा आपको खुश रखे, चढ़दी कला च रहो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे कर्नल साहब? लास्ट में कुछ कहेंगे? नहीं, बस मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। साजिद तारड़ साहब का तो मैं बड़ा फैन हूँ, और मैं एक बारी कमर चीमा को बताया कि जब उनका नोटिफिकेशन आया तो मैं कहीं ड्राइव कर रहा था, तो मैंने गाड़ी साइड में पार्क करी और मैंने वो प्रोग्राम देखा, बिकॉज आई वांटेड टू लिसन टू हिम। ही स्पीक्स ट्रूली फ्रॉम हिज हार्ट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।